Assalamualaikum, dear student. I hope you will be fine. Student, now I am going to deliver lecture number 8, which is related to waves. Waves को हम define करते हैं the disturbance which propagates through a medium and transfer energy through the medium is called waves. सपोज कर ले हमारे पास एक मीडियम है, अगर हम उस मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा कर दें तो वो डिस्टर्बेंस उस मीडियम में प्रोपिगेट होगी। प्रोपिगेशन का मतलब है फैलना, फैलाव। तो वो डिस्टर्बेंस उस मीडियम में आगे प्रोपिगेट होगी और अपने साथ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो इस डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर वेव्स। तो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, सपोज कर ले हमारे पास तालाब है, उस तालाब में जो पानी है वो बिल्कुल साकिन या स्टैटिक है। अगर मैं उस स्टैटिक वाटर में एक पत्थर फेंक दूँ तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिस पॉइंट पे हम पत्थर फेंकते हैं तो उस पॉइंट से डिस्टर्बेंस पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, मतलब उस जगह से लहरें या रिपल्स पैदा होती है और वही रिपल्स वाटर की सरफेस पे आगे इस तरह प्रोपिगेट करती है ऑल डायरेक्शन में। तो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस हमने पानी की सरफेस पे पैदा की है उसे वेव्स कहते हैं और यही डिस्टर्बेंस अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है। जिस पॉइंट पे हमने पत्थर फेंका था तो वहाँ पर मौजूद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ने पत्थर से काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उस काइनेटिक एनर्जी को वो आगे ट्रांसफ़र करती है। इसकी एक दूसरी कॉमन एग्जांपल है वेव्स इन ए स्ट्रिंग। सपोज कर ले हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की एक एंड को हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया। अब इस केस में मीडियम ये स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उस एंड को हम इस तरह अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। हम इस स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं और वही डिस्टर्बेंस इस स्ट्रिंग में आगे प्रोपिगेट करती है और उसकी शेप कुछ इस तरह होती है। आपको इस तरह जो ये लहरें या डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है इसे हम वेव्स कहते हैं। वेव्स के मुतालिक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट मैटर। वेव्स मीडियम में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है लेकिन वेव्स के साथ मीडियम की पार्टिकल्स मोशन नहीं करती। उसके लिए अगर हम इस स्ट्रिंग पे किसी ख़ास जगह को कलर कर ले, सपोज कर ले इस जगह को मैंने रेड कलर किया, स्ट्रिंग की इस जगह को मैंने रेड कलर कर दिया, तो जब मैं इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को इस तरह ऑसिलेट करूंगा और इसमें वेव्स पैदा होंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे कि ये जो रेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग है तो ये सिर्फ इस तरह ऑसिलेट होगी, ये वेव्स के साथ आगे मोशन नहीं करती। वेव्स दाई जानिब इस तरह आती है लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग वो इस तरह ऑसिलेट होगी, तो वो वेव्स के साथ आगे मोशन नहीं करती। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, ड्यू टू वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अबाउट देयर इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन बट डू नॉट मूव्स अलोंग द वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम किसी मीडियम में वेव्स पैदा करते हैं तो उन वेव्स की वजह से मीडियम की जो पार्टिकल्स है वो अपनी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से ऑसिलेट करती है लेकिन ये वेव्स के साथ आगे मोशन नहीं करती। तो उसके लिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन किया। ये आप घर में कर सकते हैं। इसके अलावा बुक में एक एक्टिविटी है वाटर वेव्स के साथ, वो आप ज़रा देख ले, वो भी आप आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे ये बात आप एक्सपेरिमेंटली साबित कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की तरफ। There are two types of waves on the basis of requirement of medium. अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन भी दो तरीक़ों से है। पहले केस में हम रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम को बेस बनाएंगे
तो मीडियम की रिक्वायरमेंट की लिहाज से वेव्स के दो टाइप्स है, एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स इसको हम डिफाइन करते हैं, दोज वेव्स which requires material medium for their propagation are called mechanical waves। वो वेव्स जिनकी प्रोपिगेशन या फैलाव के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर वेव्स ले लें। वाटर वेव्स हम सिर्फ पानी में ही पैदा कर सकते हैं। वाटर वेव्स को मैं एयर या वैक्यूम में पैदा नहीं कर सकता, या ये एयर या वैक्यूम में प्रोपिगेट नहीं कर सकती। इसके अलावा वेव्स इन स्ट्रिंग, ये भी मैकेनिकल वेव्स है क्योंकि इनके लिए स्ट्रिंग चाहिए। साउंड वेव्स ये भी मैकेनिकल वेव्स है। साउंड वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम्स में प्रोपिगेट कर सकती है, लेकिन ये वैक्यूम में प्रोपिगेट नहीं हो सकती, तो इसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत है। तो ये भी मैकेनिकल वेव्स हो गई। मैकेनिकल वेव्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द वेव्स दैट प्रोपिगेट्स बाय ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव। वो वेव्स जो मीडियम में मौजूद पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से प्रोपिगेट होती हो उसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। सपोज़ कर ले अगर हम वाटर वेव्स ले लें, तो वाटर वेव्स की वजह से पार्टिकल्स ऑफ वाटर या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो ऑसिलेट करते हैं और उन्हीं ऑसिलेशन की मदद से ये वेव्स आगे प्रोपिगेट होती है। सपोज़ कर ले ये सरफेस ऑफ वाटर है, हमने इस पॉइंट पे पत्थर को फेंक दिया, तो अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है तो ये मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट होंगे और इनकी ऑसिलेशन की वजह से ही जो वाटर वेव्स है वो आगे इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करेगी। तो वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव्स हो गई। वेव्स की दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम डिफाइन करते हैं, दोज वेव्स which do not requires material medium for their propagation are called electromagnetic waves। वो वेव्स जिनकी प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे कॉमन एग्जांपल है विजिबल लाइट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे ज़मीन पे लाइट की सबसे बड़ी सोर्स सन है। सन हमें लाइट प्रोवाइड करती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान वैक्यूम मौजूद है, उसमें मैकेनिकल वेव्स प्रोपिगेट नहीं कर सकती, लेकिन लाइट उसमें पास होकर ज़मीन तक पहुंच जाती है। अब जब लाइट उस वैक्यूम में से भी पास होकर ज़मीन तक पहुंच सकती है तो इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसकी प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वैक्यूम में किस तरह पास होगी, डिस्टर्बेंस किस तरह वैक्यूम में प्रोपिगेट होती है। तो उसके लिए आप ज़रा इसकी दूसरी डेफिनेशन को देख लें। The waves that propagates by oscillations of electric and magnetic fields are called electromagnetic waves। Electromagnetic waves जैसा आपको नाम से भी क्लियर होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर्स होती है। इसके अलावा ये दोनों फील्ड्स म्यूचुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव को भी परपेंडिकुलर होती है। सपोज कर ले वेव इस डायरेक्शन में आगे प्रोपिगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उस डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर होती है। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि ये फील्ड्स भी ऑसिलेट करती है, इसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आती हैं। सपोज़ कर ले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इस तरह इस एक्सिस में ऑसिलेट करेगी
और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको परपेंडिकुलर एक्सिस में इस तरह ऑसिलेट करेगी और वेव्स जो है ना वो आगे प्रोपिगेट करती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जो डायरेक्शन ऑफ द वेव्स को भी परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड खुद है, तो इस वजह से इस डिस्टरबेंस को आगे प्रोपिगेट करने के लिए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आप ज़रा ये एनिमेशन भी देख लें। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल्स पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एग्ज़ाम्पल है विजिबल लाइट। इसके अलावा इसके और एग्ज़ाम्पल्स है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स-रेज एंड गामा रेज। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब हम वेव्स की दूसरे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डिस्टरबेंस की, डिस्टरबेंस किस डायरेक्शन में अकर हो रही है। तो इस बुनियाद पर वेव्स के दो टाइप्स है, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को हम डिफाइन करते हैं दोज वेव्स इन विच द डिस्टरबेंस अकर्स perpendicular to the direction of motion of the waves are called transverse waves। वो वेव्स जिसमें डिस्टरबेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव को परपेंडिकुलरली अकर होती हो उसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अब सपोज कर ले ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी एक एंड को हमने फिक्स किया है। इस स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स आपको शो कर रहा हूँ। जब हम इस स्ट्रिंग की फ्री एंड को अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं या हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें वेव्स पैदा होती है और वो वेव्स टुवर्ड्स द फ्री एंड मोशन करती है। अब वेव्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लेकिन पार्टिकल्स की मोशन को देख ले या डिस्टरबेंस को देख ले तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो इस तरह परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो वर्टिकली ऑसिलेट करते हैं और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है तो वो उसको परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव और पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन या डिस्टरबेंस की डायरेक्शन वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो इस किस्म की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब इस वेव की शेप कुछ इस तरह होती है जनरली। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ट्रांसवर्स वेव्स की कुछ पोर्शन वो मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर होती है और कुछ नीचे। तो जो पोर्शन इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से ऊपर होती है तो उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं द पोर्शन ऑफ transverse wave which is above the equilibrium position is called crest। और इसमें कुछ पोर्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की नीचे होती है उसे हम ट्रफ कहते हैं।
इसे हम डिफाइन करते हैं द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव्स में अल्टरनेटिव क्रिस्ट और ट्रफ मौजूद होती है। ये मैंने वेव्स इन स्ट्रिंग ले लिया, तो वेव्स इन स्ट्रिंग वो ट्रांसवर्स वेव हो गई। इसके अलावा वाटर वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स है। इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव्स को हम स्लिंग की स्विंग की मदद से भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। स्लिंग की स्विंग क्या चीज़ है? ये स्लिंग की स्विंग है, इसको हम डिफाइन करते हैं ए लॉन्ग लूज एंड फ्लेक्सिबल स्प्रिंग इज कॉल्ड स्लिंग की स्विंग। तो ये स्लिंग की हो गया। तो इस स्लिंग की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए आप ज़रा ये क्लिप देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। सपोज कर ले ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे तो वो इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें डिस्टर्बेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन ही डिस्टर्बेंस है। अब ज़रा आप देख लें कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह ऑसिलेट करती है। तो मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। अब ज़रा आप इसको देख लें, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह ऑसिलेट हो रही है, तो वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को परपेंडिकुलरली ऑसिलेट हो रही है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी इसको परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है, मतलब ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो डिस्टर्बेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को परपेंडिकुलर है। तो वो ट्रांसवर्स वेव्स की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस वजह से जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सब के सब ट्रांसवर्स वेव्स है। अब इसकी दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स। इसको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं दोज वेव्स इन विच द डिस्टर्बेंस अकर्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिस्टर्बेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स को पैरेलल होगी। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम फिर से स्लिंग की स्प्रिंग लेंगे। इस केस में हम स्लिंग की स्प्रिंग को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे, जैसा कि टेबल या ज़मीन पे रखेंगे। इसकी एक एंड को हम फिक्स करेंगे और जो दूसरे एंड है इसे हम आगे पीछे इस तरह वाइब्रेट करेंगे। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होगी। उसके लिए आप ज़रा ये वीडियो देख लें। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कर ले ये हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है और इसकी ये एक एंड को हमने फिक्स किया है। ये इसकी फ्री एंड है। अगर मैं इसकी फ्री एंड को इस तरह आगे पुश करूँगा तो उस फोर्स की वजह से इस एंड पे जो लूप्स होंगे या टर्न्स होंगे तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे या कंप्रेस हो जाएगी। तो अब ये लूप्स इस तरह नहीं रहेंगे बल्कि ये लूप्स कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पहले दो लूप्स है तो बाकी लूप्स के मुकाबले में ये एक दूसरे के करीब आ गए, तो इसमें ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, क्योंकि ये कंप्रेस हो गई, ये एक दूसरे के नज़दीक आ गई। कंप्रेशन को हम डिफाइन करते हैं द रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
comes closer to each other are called compression, या इसकी एक और definition है the region of higher density and pressure relative to the equilibrium density and pressure of the medium। अब देखिए यहाँ पर ये लूप्स एक दूसरे के करीब आ गए तो यहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है इक्विलिब्रियम के मुकाबले में और प्रेशर में भी इजाफा होता है। तो यहाँ पर ये जो कंप्रेशन पैदा हो गई तो ये कंप्रेशन इन फर्स्ट लूप तक कन्फाइंड नहीं रहती, यहाँ तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये कंप्रेशन इस स्लिंकी में आगे प्रोपेगेट होगी। मतलब अब ये इन नाइबर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर उससे उसकी नाइबर्स में एंड सो ऑन। तो ये इस तरह टूवर्ड्स द फिक्स एंड जाती है, जिस तरह कि आपने वीडियो में देखा है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग की फ्री एंड को पुल कर दूँ, इसे पीछे खींच दूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लूप्स है तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं रेफेक्शन। तो अब ये कुछ इस तरह होगा। जो पहले वाली लूप्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं इस तरह। तो इस रीजन में देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो एक दूसरे से दूर चले गए, तो इसे कहते हैं रेफेक्शन। रेफेक्शन को हम डिफाइन करते हैं द पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रेफेक्शन। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में डिफाइन किया गया है, द रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेफेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो रीजन जहाँ पर मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर इक्विलिब्रियम डेंसिटी और प्रेशर से कम हो तो उसे हम रेफेक्शन कहते हैं। तो ये रेफेक्शन हो गया। इससे पहले हमने कंप्रेशन जनरेट किया था, तो अब ये भी आगे इसमें प्रोपेगेट होगी। तो जब हम इस स्प्रिंग की फ्री एंड को कंटिन्यूअसली पुल और पुश करते हैं इस तरह, या हम इसको आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, तो उसकी वजह से इस लिंकी में अल्टरनेटिव कंप्रेशंस और रेफेक्शंस पैदा होती है और वेव्स की शेप कुछ इस तरह होगी। तो देखिए इसमें ये कंप्रेशन, ये रेफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रिस्ट और ट्रफ की जगह कंप्रेशंस और रेफेक्शंस होती है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो एक एग्जांपल इसका हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए स्लिंकी स्प्रिंग, और इसकी दूसरे सबसे कॉमन एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। जब साउंड वेव्स किसी मीडियम में प्रोपेगेट होती है तो साउंड वेव्स की वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है तो वो वेव्स को इस तरह पैरेलल ऑसिलेट होती है। तो साउंड वेव्स को हम डिटेल के साथ दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हो गई। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।